ओके, सो कल की क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हमारा जो वीएस डैशबोर्ड समझा था, हमारा की थी, कवर नहीं की थी मैंने उनका जावास्क्रिप्ट होती क्या है वैसे कोई बता दो यार जल्दी से बता दो। हुँ? इंटरेक्शन होती है बस? तो टास्क परफॉर्म करवाने के लिए उसको हम लोग वीडियो देखिए। अच्छा, इन सबको बंद कर देते हैं और कोई ऐड ऑन करना चाहे यार? मतलब क्या सोचा हुआ है? खामोशियाँ आवाज़ है? मतलब क्या? हुँ? ज़ैन बताएगा अभी तुम देखना ज़रा। बताओ ज़ैन क्या होती है हमारी जावास्क्रिप्ट यार? ये पूछ रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट। अच्छा वो आप लोगों को मिला हुआ है जो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पूरा? जो तुमने बनाया था? ठीक है मतलब मिल गया ना? हाँ, बताना ज़रा ज़ैन यार। DCSIT 107 हाँ, जावास्क्रिप्ट मुझे खाली अभी तक ज़ैन का नाम याद है वरना इसलिए मैंने ज़ैन को बोला है। और कोई बता सकता है? वीडियो यार देखो क्योंकि वो इंट्रोडक्शन उसमें आप लोगों को सारा मिलेगा पहले उसके बाद ही जो है ना आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, ईज़ी सीन है लेकिन ट्राई करो कि जो नेक्स्ट वीक से पहले तक और आज की क्लास आप देख चुके हो उसमें और आपको ये चीज़ें चलो, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट पे आपने बिल्कुल ठीक बात वेबसाइट में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी हम लोग वेबसाइट हमें उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रही होती है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट का एक्शन होता है, सही है? इंटरैक्शन होती है हमारी। सर्वर भी तैयार करेगी अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके ये काम करता हूँ कल हमने जो है ना ये कोड के नाम से इस पर हमें बेसिक आप में से कितने लोगों ने और ये उनको आइडिया होना चाहिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ऐसे और गुड डिफरेंट कोड्स करते हैं उसमें और सी प्लस प्लस आपकी जो है ना एक तरह की बिल्कुल आपने ठीक बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अपना जो है ना टास्क परफॉर्म करते हैं, आप अपना जो है कोई भी प्रोग्राम जो है अपने किसी को मेरा मुद्दा ये था कि अगर आप लोगों ने उसमें आपका जो है ना एक इनिशियल सी प्लस प्लस पढ़ी है, उनको आइडिया हो गया होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बता उसमें उसमें आप लोगों का एक फंक्शन होता है इनिशियल फंक्शन मेन के नाम से। आप लोग बगैर सिंटैक्स होता है आपका और उसी में जो है ना आप लोगों को ऊपर पहले एडिशन करनी पड़ती है। मैथ आप कह लो एक तरह का आपका हेडर होता है वहाँ पर आपकी सी बॉयलर प्लेट तो क्या सीन है, वो हमारा उसका इनिशियल कोड होता है, यहाँ पर हमारी जो ऐड करते हैं उसके बाद लोग उस इनिशियल कोड के बगैर ये प्रेफर्ड या रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप अपनी कोडिंग मार्कअप लैंग्वेज
चलो, किसी ने आई गेस हमें जॉइन किया है, हम लोग जो है इनको जॉइन करवाते हैं। एहसान बशारत, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे आके अपनी पहले फ़ाइल जनरेट कर दी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ दोबारा से आकर। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये जो है ना आपका एक बटन है, कल मैंने आपको ये एक्सप्लोरर का बताया था, इसमें आपका एक बटन आ रहा है फ़ाइल के नाम से। आप लोग इस बटन के ऊपर आके क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है ना आपकी एक न्यू नाम देना है और मैं जो है ना इस फ़ाइल का नाम आके लिखूँगा index.html index.html यहाँ पे आके कोई भी नाम रख सकता है। गुड बनाना। क्या होता है कि आप ये आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज कोई डोमेन है, आपके तो मेरे पास जो है ना ही डोमेन है, मेरे पास आईडीओवर्सिटी की डोमेन है। डोमेन के बाद जैसे ही आपका यूज़र आके लेट्स सपोज़ सर्च करता है idoversity.com, harisali.com, google.com कुछ आप और उसका सही है। तो इस फाइल का नाम इंडेक्स रखते हैं, रिकमेंडेड तो आगे जाके अपने डोमेन के साथ अटैच तो हम यहाँ पे तो इंडेक्स इसका नाम हम लोग कुछ इस वजह से रखते हैं, वरना आप लोग इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। बस क्या है डॉट एचटीएमएल हमारे पास इसमें हम लोग जो है ना अपना कुछ इनिशियल कोड ऐड करने वाले हैं। मैं आखिर क्या काम करूँगा, मैं आखिर जो है ना यहाँ पे आके शिफ्ट 1 प्रेस करूँगा मीन्स मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ इस तरह से और आप लोगों को जो ना आपको सजेस्ट करना है कोड अगर आप यहाँ पे आके एंटर करते हो तो आपको कुछ इनिशियल कोड और इनिशियल कोड ही हमारी वही रिकमेंडेड नहीं है कि आप जो है ना अपना एचटीएमएल कोड ये रिकमेंडेड अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो लोग जो समझते हैं जो जिन्होंने ये चीज़ देखी है सी प्लस प्लस के अंदर ये बगैर इधर यहाँ पर आकर ऐसा नहीं है आपका। खैर जो है ना अपना कोड कर सकता हूँ एचटीएमएल के अंदर, लेकिन ये रिकमेंडेड फिर भी क्यों है? क्योंकि हमें जो है ना अपनी साथ में ये सारा जो इसका इनिशियल कोड होता है, ये मेनली हमारी एसईओ के लिए होता है। ताकि आप सा जैसे आपकी वेबसाइट पूरी बन जाती है, उसके बाद साथ-साथ जो है आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो। मेनली क्या होता है, आपका जो इनिशियल कोड पूरा होता है, ये आप कर लिखते हो जिस टाइम पे गूगल है। हम लोग ये सारा कोड उस आप उस होने वाला है और हमारी वेबसाइट जो है ना किस तरह का वर्किंग करने वाली है आगे जाके। मैं आगे जो है ना ये चीज़ें आपको बताता हूँ। हम लोग पहले जो है इसका कुछ इनिशियल कोड सारा तो यहाँ पे आके क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपकी एचटीएमएल के अंदर जब आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना, वो पूरा स्ट्रक्चर है वो सिर्फ़ डिपेंडेंट होता है आपके टैग्स के ऊपर। टैग्स आपके बनते हैं और टैग्स का जो है सिंटैक्स क्या होता है, आपकी एंगुलर ब्रैकेट, आपका बीच में कुछ भी h1 या कुछ भी आ गया आपका और आपने एंगुलर ब्रैकेट अपनी क्लोज़ कर दी। अगर आपने इसके अंदर आकर अपना हारिस लिख दिया तो ये आपका एक तरह का हारिस का टैग बन चुका है। सही है? तो जहाँ पर भी आप लोगों को ये इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ मिलती है, मतलब वो आपका एक तरह का टैग है। हाँ, आपकी पूरी की पूरी जो एचटीएमएल है वो सिर्फ़ 2 चीज़ टैग्स और आपके एट्रिब्यूट। ध्यान रखने हैं कि अगर आपको कोई भी तो इनको हम लोग हटाते हैं। आप लोग यहाँ पे आके देखोगे कि यार ये पूरी जो हमारे पास इनिशियल कोड आया है, ये भी हमारे पास टैग्स की बेसिस पे है। तो स्टार्टिंग से इसको लेकर चलते हैं। अच्छा एक और चीज़ होती है और ये हम लोग जो है ना आपका कोड हमेशा ब्लॉकिंग कोड होता है। ब्लॉकिंग कोड कोई भी ब्राउज़र हो आपका, है ना? क्रोम हमेशा जो है ना आपके पूरे के पूरे
कि आपका जो क्रोम है वो आएगा आपके कोड के ऊपर और सबसे पहले आकर वो चीज़ इसको रीड करेगा, इसको एग्ज़ीक्यूट करेगा, फिर करेगा, फिर इधर आएगा, एक-एक के सब लाइन्स को रीड करेगा। सही है? ये आप इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि एक लाइन रीड नहीं हुई है, तो आपकी एक लाइन एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई है और ये किसी हद तक इसका फ़ायदा भी है लेकिन ज़्यादातर स्पेसिफिक एरिया ऐसा था जो कोड की वजह से एग्ज़ीक्यूट ही नहीं कर पाया वहाँ, जिस सिनेरियो से हमारे एग्ज़ीक्यूट कर रहा होता है। जब अगर आपकी अगली तो क्या है, हम लोग सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे एक हमारा क्या का टैग है डॉक टाइप के नाम से। बेसिकली हम लोग जो है ना अगेन अपने सर्च इंजन को बता रहे हैं, यार हमारा जो डॉक्यूमेंट की टाइप होने वाली है वो क्या है? एचटीएमएल। हमारी जो डॉक्यूमेंट की टाइप हम लोग जिस तरह के कोड स्ट्रक्चर एक और टैग आगे हमारे पास आ रहा है वो एचटीएमएल के नाम से आगे है और ये हमारे पास टैग है लैंग। ये बेसिकली जो है हमारे पास टैग है एचटीएमएल और ये लैंग ये उसका एट्रिब्यूट होता है। अब टैग तो मैंने आपको बताया पहले कि वो क्या काम कर रहा है, वो फीचर्स जैसे कि अगर ये आपका टैग है एचटीएमएल अब ये लैंग है वो उसी का एट्रिब्यूट है, वो उसी के बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यार हमारी लैंग्वेज कौन-सी होगी? इंग्लिश होने वाली है हमारे पास हमारी लैंग्वेज यहाँ पर आकर। तो टैग हमारा स्ट्रक्चर और एट्रिब्यूट हमारा उसी की फीचर हो सकते हैं, उसी टैग के। देन हमारे पास हमारा मेनली जो है ना हेड का टैग आ जाता है, हेड का टैग और ये हेड का टैग क्या काम करता है? हेड का टैग बेसिकली आपकी वेबसाइट का पूरा हेडर होता है यहाँ पर और इसमें यकीनन अगर आप लोगों ने आपने नहीं हुई है? चलो ठीक है, आगे पढ़ोगे फिर। ठीक है? मॉड्यूल और होता है आपका मेटा टैग्स के नाम से। मेटा टैग्स बेसिकली हम लोग यूज़ ही इस वजह से करते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक कर सके प्रॉपर यहाँ पे आके अपने हेड के टैग के अंदर यहाँ पे आकर जो है ना आप अपने कुछ मेटा टैग्स देखोगे, सही है? इन मेटा टैग्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेटा टैग और कैसे उसका एट्रिब्यूट है और यूटीएफ-8 हमारी जो है ना कोडिंग की टाइप है। सो यहाँ पे आके हम लोग अगेन अपनी उसी सर्च इंजन को बता रहे हैं, हमारी कोडिंग की टाइप है वो यूटीएफ-8 होने वाली है या फिर एस्काई होने वाली है या फिर बाइनरी है या फिर बूलियन है, वो हम लोग यहाँ पे आके बताते हैं। अगेन ये सब चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें बना-बनाया कोड मिला था सारा, कैसे मिला था? मैंने अपना जो है ना बस एक यूज़ किया था एक्सक्लेमेशन मार्क और enter किया था तो मुझे मेरा ये सारा कोड मिल गया था बट ऑब्वियस हमें सब पता होना है कि हमारा ये हमारा मेटा का टैग है और कैसेट हमारा एट्रिब्यूट है और इसकी वैल्यू क्या यूटीएफ-8 ये हम लोग जो है ना कोडिंग की सभी उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट मेटा टैग होता है। नेम मेटा हमारा टैग हो गया और नेम हमारा एक और एट्रिब्यूट आ रहा है व्यू पॉड का और उसका कंटेंट आया है विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0 इस मेटा आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव देखी होगी आप लोगों ने ये जो है वो किसी भी आप लोग गूगल के ऊपर आओ और हमने जो है ना कल की क्लास में अब तक वीएस कोड को ओपन करके देखा ना वीएस कोड को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका वीएस कोड आ गया यहाँ पर आकर। अब ये है मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन यहाँ पर। अब जैसे ही आकर मैं क्या काम करता हूँ, मैं आकर जैसे ही जो है ना इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। आपका एक ऑप्शन था राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने का, ये आपको जो ब्राउज़र टूल होता है। क्लिक किया आपने यहाँ पर आकर और अगर आप यहाँ पे आके देखते हो, यहाँ पे आपके पास एक बटन मिलेगा। मैं इसको जो है थोड़ा-सा साइड में करूँगा। आपको यहाँ पर आकर एक आपका बटन मिलेगा टॉगल डिवाइस टूलबार के नाम से। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इसका मतलब कुछ ये है कि आप टेस्ट कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट डिवाइसेज़ के ऊपर जो है ना किस तरह से तो आप यहाँ पे आके अगर आप देखते हो, आप यहाँ पे और ये आपके पास सारी डिवाइसेज़ हैं। लेट्स सपोज़ मैं इसको देखता हूँ आईफ़ोन एसई के ऊपर। वहाँ पे मुझे मेरी मेरी जो वेबसाइट है वो कुछ इस हिसाब से दिखने वाली है।
पहले आपकी जो नैव बार थी, आप ऊपर आपका देखो, पहले जो आपकी नैव बार थी वो आपको कुछ ऐसी दिख रही थी इस फॉर्मेट में, लाइक सारे आपके लिंक्स एक रो में आ रहे थे। बट जैसे ही आप अपनी छोटी स्क्रीन पर गए हो आईफ़ोन एसई के ऊपर, वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिख रही है और आप लोग आकर जैसे ही अपना क्लिक करोगे अपने आइकन के ऊपर, वो एक्सपैंड होकर आएगी आपके सामने। सही? क्या है? इसको हम लोग कहते हैं हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, कि आप अपनी वेबसाइट को किसी भी वेब पेज के ऊपर, किसी भी स्क्रीन के ऊपर ओपन करोगे तो वो अपने लेआउट को उस हिसाब से एडजस्ट करेगी वहाँ। अगर आप आकर इसको ये देखो इसकी विड्थ कितनी है 375 इसकी विड्थ है। अगर आप आकर इसको करते हो आईपैड मिनी के ऊपर, वहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आप आगे इसको चेक करते हो सर्फेस प्रो 7 के ऊपर, ये कुछ इस तरह से वहाँ पर आपको दिखेगी। तो ये आपकी वेबसाइट से रिस्पॉन्सिव। तो ये जो हमारा मेटा टैग है ना यहाँ पर आकर ये वाला, हम लोग यहाँ पे आके बता रहे हैं कि भाई साहब हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है। तो आपने इसकी जो रैंकिंग है वो उस हिसाब से करनी है कि यूज़र को पता लगे कि यार हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। तो उसकी रैंकिंग अच्छा ये जो है ना किसी ने इसके साथ कन्फ्यूजिंग नहीं करनी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक टैग लगा देने से हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन गई। उसके लिए आगे कुछ कोड करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव बस हम लोग अपने सर्च इंजन को बता रहे हैं, कि हो जाएगी ठीक है बट हमारी रैंकिंग उस हिसाब से तो बस हम लोग उसको बता रहे हैं कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, मेरी रैंकिंग आप उस हिसाब से करोगे। क्लियर? चलो, इसके अलावा हमारे पास जो है आगे कुछ और भी हम लोग अगर आप मेटा लिखते हो यहाँ पर आकर, तो ये नीचे आपके पास जो है ना डिफरेंट मेटा टैग्स आ रहे हैं। अब जैसे कि ये है मेटा इक्विवेलेंट और एक्स बेसिकली आज से कह लो कि 15-20 साल वो क्या सीन था कि होती थी ना वो हर एक ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करती थी और खास तौर पर जो है ना आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था ये आपकी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये जो हमारा मेटा टैग है हम लोग यहाँ पे आके उसको बता रहे हैं कि भाई साहब हमारी जो वेबसाइट है ना, वो आपके एज को सपोर्ट करने वाली है, आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी सपोर्ट करने वाली है। हम लोग बस उसको ये चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। सही है? देन हम लोग अपने कुछ और मेटा टैग्स ऐड कर सकते हैं। फिर भी आके मैं अगर एक और मेटा लिखूँ, नीचे आके हम लोग जो है अपनी कुछ मेटा कॉलन केडब्ल्यू एंटर करो, केडब्ल्यू आप लोग अपनी आकर काउंटर में आकर जो है मैं क्या काम कर सकता हूँ, अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास जो है ना, किसी बंदे को जो है ना कुछ रेस्टोरेंट से उसने कुछ ऑर्डर करवाना है। वो गूगल पर आकर उसका रेस्टोरेंट इन लाहौर, तो जैसे कि इस तरह की चीज़ें वो आके सर्च कर सकते हैं वहाँ पर। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग जो भी चीज़ यूज़र आके सर्च करेगा अपने ब्राउज़र में, जैसे कि अगर यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ, मे बी बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी। तो इससे क्या तो ये मैं आकर क्या काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा बेस्ट, एक बेस्ट कीवर्ड होगा। कि आकर हो सकता है बेस्ट रेस्टोरेंट, मे बी मी, मे बी लाहौर, मे बी और क्या हो सकता है फूड, मे बी फास्ट फूड, कुछ ये चीज़। तो क्या है, ये हमारी एक तरह की कीवर्ड्स हैं और होगा कुछ ये कि अगर यूज़र इस तरह की चीज़ें सर्च करता है, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हमारी कि हमारी रैंकिंग बढ़ जाएगी। हमारी वेबसाइट को हम पाकर दिखने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगेन ये बिल्कुल फील्ड ही सेपरेट है। ये फील्ड ही सेपरेट है। एक एक्स्ट्रा चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट की रैंकिंग कर सकते हो। अगर मैं आकर ये सारा का सारा कोड हटा दूँगा ना, फिर भी मुझे मेरे कोड में कोई मसला नहीं बनेगा। मेरा कोड जो है वो फिर भी अच्छे से वर्किंग करेगा, बट ये है किस लिए? क्लियर है? क्या हुआ? सिक्योर नहीं, सिक्योर के लिए तो नहीं लेकिन अच्छा उसके बाद हमारे पास आ रहा है हमारा एक टाइटल का टैग और ये जो टाइटल का टैग हमारे पास होता है बेसिकली ये टैग होता है जो यहाँ पे आपको ऊपर टैब के ऊपर न्यू टैब, विजुअल स्टूडियो कोड, मीट, सराहरिस और व्हाट्सएप। ये आपका टैब के ऊपर जो आपको दिख रहा होता है ये आपका टाइटल होता है। यहाँ पे आके हम लोग लिखते हैं अपना वेब डेवलपर, सही है? वेबसाइट डेवलपर, चलो और सेव कर दिया मैंने इस चीज़ को आके। कल आप लोगों को जो है मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी लाइव सर्वर के नाम से। सबकी इंस्टॉल है? अगर नहीं है तो आप लोग नीचे आकर जो है ना यहाँ पे आपका बटन आ रहा है एक्सटेंशंस का, क्लिक करो यहाँ पर आकर और यहाँ पे आपने आकर सर्च करना है लाइव सर्वर को
और ये क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे आके आपकी एक्सटेंशन मिल जाएगी। बस अब है बस ताकि आपका बटन आ रहा होगा इंस्टॉल का, क्लिक करेंगे आपको इंस्टॉल और जब आपकी वो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद आप लोगों को क्या काम करना है, उसके बाद आपको नीचे आके सर्च करना है, आपको नीचे एक बटन मिल रहा होगा गो लाइव के नाम से। आपको ये बटन मिला है नीचे गो लाइव के नाम से, सही है? अगर आप जो भी अपना कोड किया हुआ है अपने इस पेज में, वो डायरेक्टली जो है ना आपका मेरा जैसे वो जैसे ही आके मैं करता हूँ ना गो लाइव के ऊपर क्लिक, ये स्टार्ट करें मेरे सर्वर को और ये इस टाइम पर आपका वेब पेज जो ब्लैंक है तो उसमें ब्लैंक मुझे शो यार अभी हमने तो इतना ज़्यादा कोड ऐड किया है, फिर ये शो क्यों नहीं हुआ? ये कोड हमारे वेब पेज के लिए है। ये कोड किसके लिए है? सर्च इंजन के लिए हमारे पास ये कोड है, सही है? तो इससे हमारा बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है यहाँ पर आकर, लेकिन हमारा टाइटल आ गया। जब हमने यहाँ पे आके अपना टाइटल ऐड किया था, हमारे पास वो आ गया है। यहाँ पे आके हम लोग कुछ और भी ऐड करते हैं, मे बी रैंडम ऐड कर दूँ मैं, तो रैंडम और आप लोग जो भी चेंजिंग करोगे, आप लोगों को उसके बाद कंट्रोल एस करना है, ताकि आपको उस चेंज सेव हो जाए और वो ऑटोमैटिकली आपको फिर रिफ्लेक्ट होगा आपके ब्राउज़र में, सही है? यहाँ पे हम लोग जो है इसको करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। चलो, अच्छा, अब हमारा जो है ना अगला मुद्दा आ जाता है और अब मेन हमारा जो है ना कोड स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर। बेसिकली हमारी जो पूरी बॉडी है ना, इसमें हम लोग जो है अपना कोड करते हैं एचटीएमएल का सारा और यहाँ पे हम लोग अपने टैग्स को यूज़ करने वाले हैं। अगर बगैर टैग में अगर टैग कोई टैग भैया लेट्स सपोज़ यहाँ पे आके लिखता हूँ, हे दिस इज़ हारिस, इट्स आवर फर्स्ट ओके और मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिए और ब्राउज़र में चलते हैं तो आप लोग को वही चीज़ जो है ना वैसे ही आपकी वहाँ सही? अच्छा आई थिंक ये जो है ना कि आप टाइम पे पहुँचे ही नहीं। एरर ठीक है? अच्छा, तो क्या सीन है ये आकर मैंने कुछ अपना एक कंटेंट लिखा यहाँ पर और जैसे मैंने सेव किया कंट्रोल एस करके तो वो चीज़ वहाँ पे आके हमें जो है ना ये recommend नहीं किया जाता कि आप जो है ना कोई अपना एसईओ ही वजह होती है। देखो जब आप डेवलपमेंट करते हो ना वेबसाइट डेवलपमेंट चीज़ दिमाग में ज़रूर रखते हो कि यार किस तरह से जो है ना इसकी रैंकिंग बढ़ सकती है। आगे जाके इसकी मार्केटिंग और ईज़ी हो सकती है। तो अगर आप इसी तरह से करता हूँ ना मैं डायरेक्ट अपना जो है ना किसी बगैर किसी टैग के अपना सारा कंटेंट यहाँ पर आकर ऐड कर देता हूँ। तो होगा कुछ ये मेरा जो सर्च इंजन उसको पता हेडिंग है, शायद पैराग्राफ है, शायद बटन है, शायद इसकी कोई लिंक है, क्या है? उसको कुछ पता नहीं। आपका सर्च इंजन आपके कोड को रीड नहीं करता, वो आप अगर आप राइट क्लिक करके देखो, तो ये आपका एक पास एक ऑप्शन है व्यू पेज सोर्स, वो आपके पेज के सोर्स को रीड कर रहा होता है यहाँ पर आकर। वो इस चीज़ को रीड करेगा और यहाँ पे आके वो देखेगा कि यार इस चीज़ के बंदे ने जो है कोई अपना टैग तो यहाँ पे आके यूज़ किया नहीं हुआ। डायरेक्ट जो है इसने इसने अपना कोड ऐड किया हुआ है यहाँ पर आकर। वो इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाता कि ये फिर इसने किस वजह से ऐड किया। मे बी हेडिंग होगी, मे बी पैराग्राफ होगा, क्या होगा? नो आइडिया। तो इस वजह से हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कि हम लोग प्रॉपर टैग्स लगाते हैं। मैं अपना एक टैग यूज़ करूँगा H1 H1 करेंगे यहाँ पर आकर और इससे क्या होगा आपका, इसके अंदर आप जो चीज़ लिखते हो, मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पे आके आके लिखता हूँ, हे सिंपल और कंट्रोल एस करते हैं, सेव ब्राउज़र तो अब आप लोगों को वही चीज़ जो है ना एज़ इन हेडिंग मिलेगी यहाँ पर। H1 को वो यहाँ पे आके प्रॉपर समझ जाएगा कि ठीक है यार, ये ना इसकी एक तरह की हेडिंग आने वाली है यहाँ पर आकर। मैं इसको थोड़ा-सा एक बेहतर फॉर्मेट में दिखाने के लिए जो है ना इसको ब्लॉग लिख दिया ब्लॉग। ब्लॉग लिखा और यहाँ पे आपका जो है ना ये ब्लॉग आ गया। यहाँ पर जो है ना आगे आप इसको कंटिन्यू तो कुछ इस तरह से टैग लग गया और टैग के अंदर आपने वर्क देन आगे चलते हैं और मैं कुछ और टैग्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं पीछे आऊँगा और मैं जो है ना अपना एक मार्की का टैग यूज़ करने वाला हूँ, मार्की। अरे मार्की का टैग करता क्या है? मैं इसका जो ये जो बिहेवियर है, इसका मैं बिहेवियर खत्म कर रहा हूँ। इसका अगेन एट्रिब्यूट है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन के एट्रिब्यूट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आकर। मार्की का बेसिकली जो टैग है वो कुछ ये काम करता है कि ये एक तरह की एनिमेशन लगाता है आपके टेक्स्ट के ऊपर। अगर आपने किसी भी चीज़ को मार्की के टैग के अंदर रैप कर दिया, तो उससे होगा कुछ ये कि वो जो है आपके वेब पेज में जो है लेफ्ट टू राइट जो है ना मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। जैसे कुछ ये।
अगर आकर जो है ना मैं इस चीज़ को कुछ ऐसे कर देता हूँ। मार्की के टैग के अंदर जो है ना मैंने अपना एक हेडिंग का टैग ऐड कर दिया H1 का, तो और यहाँ पे आके अगर मैं इसको देखता हूँ, तो कुछ इस तरह से आएगा। वो वाला मेरे पास मूवमेंट करता हुआ आ रहा है यहाँ पर आकर, ये मेरा मार्की का टैग काम कर रहा है। यहाँ पे आके ये जो आपकी डायरेक्शन है ना, ये आपका एट्रिब्यूट होता है कि आप जो है ना उसको प्रॉपर बताओ कि यार डायरेक्शन आपकी कौन-सी होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट हो या फिर मेबी राइट टू बी लेफ्ट हो सकते हो। टॉप हो या आखिर आप उसको अपनी डायरेक्शन बताने वाले हो। तो यहाँ पे आके अगर उसको देता हूँ मेरा लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट नहीं इसको राइट देते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो पहले से ही आ रहा है। राइट दिया तो वो इस साइड से चला जाएगा। सही हो गया? तो ये सिंपल जो है ना आपका जो ये आपके डायरेक्शन है, ये आपका वो एट्रिब्यूट है जो आपकी डायरेक्शन फाइंड करता है और मूवमेंट करेगा आपके पूरे वेब पेज में लेफ्ट, राइट या फिर टॉप टू बॉटम। सही? या चलो यार हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा ये जो मार्की का टैग है ये क्या काम कर रहा है? हमारे पूरे वेब पेज में ये मूवमेंट कर रहा है हमारे पास यहाँ। अब मुद्दा तो ये है कि मुझे जो अब मुझे इसके कुछ और टैग्स को देखते हैं। ये बिल्कुल ट्राई नहीं करना कि मैं जब कोड करता हूँ समझ नहीं अच्छा, सो हमारे पास एक हम लोग जो है ना कुछ इसके और भी टैग्स यूज़ करते हैं। कल की क्लास सीएसएस है वो हमारे पास बनाया है पहले, अब अगर अगर आप लोगों ने इसको किसी भी तरह की सीएसएस डिज़ाइन अब आप यहाँ पे सीएसएस को यूज़ करोगे। करंटली क्या है, करंटली मेरे पास ऐसे अभी तक कोई सीएसएस मैंने लेकिन अगर मुझे थोड़ा बहुत सीएसएस का कुछ आइडिया लेना हो, फिर मुझे जो है अपनी साइज़िंग एडजस्ट करनी है। क्योंकि मुझे जो है ना अगर हेडिंग लगानी है, बड़ा नहीं चाहिए यहाँ पर। क्योंकि मुझे मेरी हेडिंग का साइज़ थोड़ा-सा कम चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आके मैं क्या काम कर सकता हूँ मैं और आपका एक और टैग होता है h2 के नाम से। अब h2 क्या काम करता है आपका लगाएगा ये भी आपकी हेडिंग, कि इसका साइज़ थोड़ा-सा कम करके आप जैसे अगर आकर मैं इसमें भी लिखूँ मेरा भई ब्लॉग, कंट्रोल एस मैंने कर दिया, अब आप इसमें देखोगे। इसका साइज़ थोड़ा-सा कम है और अगेन देख लो मैंने दोनों h2 को उसी मार्की के टैग के अंदर रैप किया हुआ है, इसलिए वो दोनों मूवमेंट मुझे ये मूवमेंट अच्छी नहीं लग रही है, हटाएँगे इसे, ठीक है? अच्छा, क्या सीन है हमारे पास एक तरह का h2 आ गया, कुछ साइज़िंग एडजस्ट कर सकते हो, कि आप देखो कि आपको कौन-सा साइज़ चाहिए। हमारे पास h3 का टैग होता है, BLOG ब्लॉग, कुछ ये आ जाएगा, उसका साइज़ थोड़ा-सा और कम आपके पास H4 है, आपके पास H5 है, आपके पास सभी में आके जो है आप लोग अपना ब्लॉग अगर लिखते हो, तो आप लोग यहाँ पे आकर देखोगे कुछ डिफरेंस क्या बोल्ड लेटर्स में आ रहे हैं, बोल्ड भी हैं सारे, बट डिफरेंस क्या आ रहा है? सबका बस साइज़ डिफरेंट है, मैक्सिमम साइज़ क्या है? हम लोग इससे भी ज़्यादा साइज़ बढ़ा सकते हैं, वो सीएसएस के अंदर फिर हो सकता है। लेकिन अगर हमें जो है ना एक लिमिट के अंदर रहकर काम करना हो ना, तो फिर हम लोग कुछ इन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वरना अगर मैं वैसे अगर मैं अपनी कुछ सीएसएस यहाँ पर आकर ऐड करने की कोशिश करूँ, स्टाइल अगर आके मैं इसको फॉन्ट साइज़ दूँ 50 से 60 पिक्सल तक का, इसका साइज़ और बढ़ाकर आपको दे देगा। बट अगेन मैं सीएसएस पर अभी जा ही नहीं रहा हूँ। हम लोग वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपको एक लिमिट में रहकर जो है ना अपना कोई साइज़िंग एडजस्ट करनी हो, आप इन टैग्स को यूज़ कर सकते हो। ओके हो गया? ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये H1, H2 ये सारे टैग हो गए हैं। मैं आकर ना आगे अपना फिर से एक बार जो है ना कंटेंट ऐड करना है यहाँ पर। हम लोग उसके लिए जो है एक पी टैग यूज़ कर सकते हैं, पी पैराग्राफ
करेंगे और यहाँ पे मेरा मे बी दिस इज़ पैराग्राफ। मेरा मोड चेंज हो गया, करूँगा यहाँ पे आके, ओके, सेव। आके मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, तो अब आपके सामने वही जो है ना एकता का पैराग्राफ और कोई चीज़ विज़िबल है यहाँ पे। तो पैराग्राफ आप साइज़ भी उसका साइज़ उसका ज़्यादा होगा और मैं एक काम करता हूँ, मुझे जो है ना यहाँ पर आकर ये इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ़ एक ही हेडिंग की ज़रूरत है, मैं उन सबको हटा दिया मैंने, मैं सिर्फ़ H1 सही है? ब्लॉग और नीचे आ गया कंटेंट जा रहा हूँ। कुछ आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है साइड से? अच्छा। अब मैं क्या चीज़ चाह रहा हूँ यहाँ पर आकर, मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैं जो है ना अपना कुछ कंटेंट लाइक मैं जो है कुछ 200-300 लाइन्स का कंटेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, इतने वर्ड्स का कंटेंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अब उसके लिए मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं जो है ना वहाँ से कोई कोड कॉपी पेस्ट करके एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है, बट आई गेस ये बहुत तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आके एक चीज़ यूज़ करेंगे जो हमारा डमी कंटेंट पैक करता है हमारे लिए। लॉरेम इप्सम, लॉरेम इप्सम डमी कंटेंट बिल्कुल कहते हैं। कहानी पता है पूरी? ठीक है। लॉरेम इप्सम हम लोग लगाते हैं और मैं इसकी पूरी आपको कहानी बताता हूँ, है क्या चीज़ ये। अगर आप लॉरेम लिखते हो ना, LOREM लॉरेम लिखो और एंटर करोगे तो आपके पास जो है एक तक का पूरा पैराग्राफ अगर आप इसको आके कंट्रोल एस करोगे तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ मिलकर आ जाती है पैराग्राफ में। और अगर आप कंट्रोल ज़ी करूँगा मैं इसको अनडू करने के लिए, अगर आप लॉरेम 500 लिखोगे, लॉरेम 500 500 वर्ड्स का आपका पैराग्राफ आपको जनरेट होगा। सही? अगेन ये हमारा शॉर्टकट दे रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये इंस्टॉल करवाया क्योंकि हम लोग इस तरह की चीज़ों के लिए ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सही है? तो लॉरेम यूज़ के साथ जितने भी वर्ड्स ऐड करोगे, वो आपके लिए क्या काम करेगा? आपके लिए उतने ही वर्ड सही? एंटर और सेव आपके 50 अब लॉरेम इप्सम है क्या? हमें ये तो चीज़ समझ आती है, ठीक है यार, हमारा जो वेब पेज है, वो हमारे पास सामने उसमें कुछ कंटेंट आ जाएगा, बट लॉरेम इप्सम बेसिकली अगर ये जानना है ना, तो फिर आप लोगों को जाना पड़ेगा कोई 250 साल पहले, क्योंकि जो है ना, ये तब से स्टार्ट हुआ था। लॉरेम इप्सम आपका स्टार्ट हुआ था आपकी अप्रॉक्सिमेटली चल रही थी जर्मन्स की लॉरेम इप्सम जो है ना आपका लॉरेम इप्सम ठीक है, सड़क पे बैठ क्लास ले रहा है। तो लॉरेम इप्सम जो है ना, जंग चल रही थी जर्मन्स की और लैटिन लोगों की। तो हुआ कुछ ये कि आपके जो वो वो उन्होंने क्या काम किया फिर उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर जो है ना लेटर्स में तो उन्होंने फिर क्या काम किया, उन्होंने जो है ना अपना स्ट्रैटेजी होती है, उसको उन्होंने एक एन्कोडेड फॉर्मेट में भेजेंगे, ताकि वो सिर्फ लैटिन लोग समझ पाएँ, जर्मन्स उसको ना समझ पाएँ। उन्होंने कुछ इस तरह से ये चीज़ स्टार्ट की। तो अब जब उन्होंने ये स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने वो लेटर्स भेजे, वो सिर्फ अगर अगर वो लैटिन की बात अगर आप लोग यहाँ पे आके ट्रांसलेशन करो ना, तो आप इस पूरे कंटेंट को उठा सकते हो, पूरे कंटेंट को और आप गूगल पे जाके कहीं पर पेस्ट करो, तो आपको आ रहा होगा। लाइक उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेटर्स ये सारे उनके वही लेटर्स हैं, सही? लॉरेम इप्सम वहाँ से निकला था मेनली, एक तरह का डमी कंटेंट। फिर 2004 में, बल्कि 2010 में सॉरी, ये लॉरेम इप्सम को जो है ना आपका ऑफिशियली करा दिया गया, किसी भी तरह का डमी कंटेंट तो आपके वेब पेज को भरने के लिए हो, लेकिन हाँ, उसका कोई काम वो आपका वहाँ पे आके अपना लॉरेम इप्सम को यूज़ करो। लॉरेम इप्सम का फ़ायदा भी और नुकसान भी। फ़ायदा इसका कुछ ये है कि अगर आपकी किसी भी वेबसाइट में लॉरेम इप्सम है, तो आप किसी किसी दूसरे की वेब
क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर बात होगी, आप कह सकते हो यार ये लॉरेम इप्सम है, मेरी वजह से तो ये डमी है। तो आपके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पा सकता। तो मर्ज़ी बंदे का कंटेंट यूज़ कर सकते हो। सकते हो कि सही है कि जिस भी वेबसाइट में हमारे सर्च इंजन को लॉरेम इप्सम मिल जाए, रैंकिंग ही नहीं करेगा वहाँ पर आकर। हमारा जो सर्च इंजन है गूगल या तो ये हम लोग मेनली इसको सिर्फ डेवलपमेंट टाइम और हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, सही है? तो मेनली हम लोग इसको सिर्फ यूज़ करते हैं जब आप कोड कर रहे होते हो, जब आपकी वेबसाइट डिप्लॉय होती है, लाइव होती है, तब हम इसको कंटेंट ऐड करते हैं। और वैसे अभी हम लोग कोड कर रहे हैं, तब इसको आकर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो क्या मैं जो है ये पूरा अपना और हम लोग जो है कुछ लॉरेम करके कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, मे बी 30 वर्ड्स ऐड करते हैं लॉरेम और एंटर करेंगे। हमारे पास जो है एक तरह के 30 वर्ड्स का एक हो गया पैराग्राफ जनरेट यहाँ पर आकर। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, उसके बाद को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक बटन का टैग यूज़ करता हूँ। सिंपल बटन का टैग है, अगेन मैं थोड़ा-सा अगर टाइप स्पीड में टाइप कर रहा हूँ तो आपने ये घबराना नहीं है। बस मैं बटन ही टाइप किया, मैंने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। बटन टाइप किया मैंने और आगे मुझसे मुझे सजेस्ट किया है कि आपके पास कौन-कौन से टैग्स यहाँ पे आके पड़े हुए हैं। आप एंटर करोगे यहाँ पर आकर और आपका पूरा खुद ही टैग आपका जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आप आकर लिख सकते हो मे बी क्लिक या कुछ भी। तो आपका वही बटन एक तरह का बन जाएगा यहाँ पर आकर। सही है? कुछ इस तरह से आपकी जो है यहाँ पे आके वर्किंग हो रही होती है। ये आपके प्रॉपर टैग्स के ऊपर वर्किंग होती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना साथ में जो है ना अपने कमिट्स ऐड कर देता हूँ। अच्छा एक और चीज़ है, क्या हुआ? एक और चीज़ ये है कि मैं जो है ना कुछ शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा होता हूँ अपनी जो है ना कोडिंग थोड़ी-सी फ़ास्ट करने के लिए। या तो उसमें जो है ना आप ये भी चीज़ देखें, यही H1 को 2-3 बार लिखना हो तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग आकर कुछ ये करोगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आप ऐसे-ऐसे करते जाओगे। ऐसे ही है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आपको करना पड़ेगा, फिर आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें आएँगी। मैं ये नहीं करता, मैं क्या काम करता हूँ, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ बस, वो सारे डुप्लीकेट आपके वैसे डुप्लीकेट होकर आ जाएँगे वो सारे। सही है? अगर आप लोगों को कभी जो है ये चीज़ चाहिए हो, अगर आप कहते हो कि नहीं यार मुझे जो है ना मेरे हेडिंग हेडिंग को नीचे रखना है, पैराग्राफ को ऊपर रखना है। तो आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग आकर इस पूरी चीज़ को उठाओगे, कंट्रोल एक्स कर लोगे, मूव करने के लिए और आप इसको पैराग्राफ के बाहर आकर पेस्ट कर दोगे। तो ये कुछ ऐसा भी आ जाएगा आप लोगों का। बट मैं इस चीज़ को करना कुछ ऐसे पसंद करता हूँ, सिंपल ऑल्ट प्रेस करके करूँगा, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। इसका जो है एडजस्टमेंट हो जाता है, आपका सीक्वेंस चेंज हो जाता है यहाँ यहाँ पर आके। सही? ये कुछ इस तरह से आप जो है ना इसको कहीं पर भी एक अपनी लाइन को मूव करवा सकते हो। आप जिस भी लाइन में हो, आपने बस ऑल्ट प्रेस करना है वहाँ पर आकर और अपना अप एरो या डाउन एरो आपका आ जाएगा, आप अपनी मूवमेंट कर सकते हो। कुछ इस तरह से इस तरह की टेक्निक से आपकी थोड़ी कोडिंग फास्ट क्योंकि अगेन खपने के लिए, टाइम लगाने के लिए और काफ़ी चीज़ें अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है, शॉर्टकट आपको मैं बता देता हूँ, जो मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, आप लोग अपनी सेटिंग्स में आओ। आपको मैंने कल सेटिंग का बटन एक बताया था, सेटिंग्स में आओ, बेसिकली आप लोगों की जो ये कंट्रोल डी आपकी काम नहीं क्योंकि मैंने ये आपका काम नहीं तो आप लोग खुद अपना शॉर्टकट बनाना पड़ेगा अपनी सेटिंग में जाकर। आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट आएगा शॉर्टकट होगा ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। आप जिस भी लाइन में हो, डाउन एरो प्रेस करोगे तो आपकी लाइन खुद ही डुप्लीकेट हो जाएगी। लेकिन अगेन अगेन मुझे ये जो शॉर्टकट है काफ़ी बड़ा लग रहा था, मैंने इसको थोड़ा-सा शॉर्ट किया। आप अपनी सेटिंग्स में आओ, नीचे आपका गियर का बटन जो आ रहा है, यहाँ पर आके आप आपके पास ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट्स का और यहाँ पर आकर जो है ना आप सर्च कर सकते हो कॉपी लाइन डाउन को। सही है? कॉपी लाइन डाउन आपने आके सर्च किया तो ये देखो मैंने अपना जो बनाया कंट्रोल डी। आप किस तरह से चेंज कर सकते हो इस चीज़ को आकर आप ये अपने इसके ऊपर अपना माउस लेकर आओ, आप क्लिक करो और यहाँ पर शॉर्टकट कोई भी ऐड करो, कोई शॉर्टकट आगे आपको बोलता है कंट्रोल एस कर दिया और अगर मैं एंटर करूँगा, तो मेरा कंट्रोल एस शॉर्टकट की बन गई है। तो अब मैं ज जिस भी लाइन आखिर कंट्रोल एस करूँगा वो लाइन डुप्लीकेट हो जाएगी लेकिन ये मसला है, कंट्रोल एस तो सेव करने के लिए दिया है। तो वो देख लेना कि ऐसी किसी दूसरे को ओवरराइड कर रही हो आपके लिए। तो इस चक्कर में कंट्रोल डी रखता हूँ डुप्लीकेट। ओके? आप लोग भी कुछ जो है इस तरह से आगे इसमें चेंजिंग कर सकते हो। कंट्रोल डी मेरा ये वर्किंग है और कंट्रोल ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर आकर मैं अपना इसी H1 को जो है ना, मूव करता हूँ इसको और मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पर आकर, मेबी 6 बार। H2, H3, H4, H5 और H6 सही है? मैंने जो अपने वही दोबारा से जो है ना 6 टैग्स यूज़ किए हैं सारे और मेरी स्क्रीन के साथ शेयर नहीं है, शेयर, ओके। मैंने क्या काम किया, मैंने आके अपने जो है ना ये 6 टैग्स यूज़ कर लिए H1 से H6 तक आकर यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है ना, ये चीज़ बस मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर यूज़ की, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ कर सकते हैं, कमेंट। अब कमेंट्स का मतलब कुछ ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि आप एज़ एन समरी जो कि आप एज़ एन नोट अपने कोड में ऐड करते हो मतलब आपके सामने एग्ज़ीक्यूट ना हो। जैसे अभी आप यहाँ पे आके ये चीज़ लिखो these are heading tags according to size सही? अब मैं जो है ना ये चीज़ मैंने लिखी है सिर्फ़ आपकी साइज़ आपका चेक कर रहे हैं, सही है? मैं कंट्रोल एस करूँगा तो यही चीज़ है वो मेरे ब्राउज़र में रेंडर भी हो जाएगी, वो चीज़ वही मेरे ब्राउज़र में आके एग्ज़ीक्यूट भी हो गई। तो आप लोग हमें इस चीज़ का आइडिया है कि यार आप अपने वेब पे भी अपने कोड में आके जहाँ पे जो भी लिखोगे, आप कुछ भी लिख दो, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा आपके कोड में। अगर आप ये देखोगे तो ऊपर आपके कोड में जाकर ये एग्ज़ीक्यूट हो गया है, सही है? तो यहाँ पे आके मैं ये चीज़ नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये चीज़ चाह रहा था कि यार ये जो एक मैसेज है, ये मैं बस आप लोगों के लिए आप लोगों को दूँ कि यार ये जो है ना आपके हेडिंग के टैग्स हैं, वहाँ पे आके आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने कमेंट्स को। जब कभी भी आप लोग अपनी कंपनी से वर्किंग करते हो ना, एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो सबका है, सबका तरीका को लिखने का कोड का लिखने का डिफरेंट होता है। इस तरह से वो एक-दूसरे का कोड समझ सकते हैं। वो भी वहाँ पे आके यही काम करते हैं। वो अपने लिए कमिट ऐड करते हैं, अपने लिए और फेलो डेवलपर्स के लिए। यार मैंने यहाँ पे एक ये काम किया था, एक काम करो आप इससे आगे कंटिन्यू करो। कुछ सिनेरियो बन जाता है वहाँ पे। वो अपने नोट्स ऐड दूसरों के लिए ना करो, खुद के लिए देख लो। अगर आज साल बाद जाकर देखता हूँ, तो यहाँ पे आके अगर मेरे पास नोट्स होंगे, तो मैं जो है ना उन नोट्स को देख के बता सकता हूँ ठीक है, मैंने जो है ना ये काम किया था, साल पहले जो है मैंने ये कमिट्स आप कमिट्स किस तरह से आकर अपने ऐड करते हो, आप कमिट्स आकर अपना ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से आप एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफ़न, हाइफ़न ये आपको पूरा कमिट बन जाता है और इसके अंदर आप जो भी चीज़ रखोगे वो आपके एज़ एन कमिट आ जाएगी। अब ये चीज़ देख लो ये आपकी ब्राउज़र में आपके कोड में लिखी हुई है ये चीज़, बट आपके ब्राउज़र में वो चीज़ वापस जाके कमिट हो जाएगा, सही? कुछ इस तरह से आप इसमें आकर काम करते हो। इसमें आकर अगर मैं ये बटन को आकर उठाकर इसमें रख दूँ मेरे उसी कमिट में, तो बटन भी अब क्या है कमिट हो गया, अब वो मुझे मेरे ब्राउज़र में नहीं दिखेगा। वो सिर्फ़ वहाँ पर एज़ अ नोट जाकर ऐड होगा, सही है? इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, अच्छी कोडिंग और फास्ट कोडिंग। मैंने आगे इसको नीचे कर लिया यहाँ पर आकर, सारा कुछ इस तरह से काम हो रहा है। इतना लंबा प्रोसेस एंगुलर ब्रैकेट लगाए फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, हाइफ़न किया तो शॉर्टकट तरीका इसमें यही है, आप जो है ना आपको जिस भी चीज़ को कमिट करना है या अनकमिट करना है, आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अपना फॉरवर्ड स्लैश या फिर शिफ्ट शिफ्ट के साथ एंटर के नीचे वाला जो शिफ्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस शिफ्ट के साथ आपका बटन होगा ये, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके आप इसको कमिट या अनकमिट दोनों कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं। ओके? तो ये आपका कमिट हो गया, अनकमिट हो गया ये कुछ इस तरह से और ये होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है कि किस तरह से आप जिस चलो, मैं जो है इस चीज़ को यहीं पे रखता हूँ और थोड़ा-सा हम लोग जो है ना आगे को मूव कर लेते हैं। मैं इसको यहीं पे रखूँगा। हमारी हेडिंग होगी हमारे पास अगर मैं नीचे आऊँगा इस बटन से पहले एक पेज 2 का टैग ऐड पेज 2 हमने अभी देखा उसका वो भी हेडिंग ही है बट उसका साइज़ ज़रा-सा कम होगा। इसमें आकर लिखूँगा मैं मेरी इमेजेस। अब यहाँ इमेजेस कुछ इस तरह से अब बेसिकली उसके H1 का यूज़ किया है, H2 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब कुछ इमेजेस को ऐड करना चाह रहा हूँ बस। आइकन यहाँ पे हम लोग अपनी इमेजेस लगा देंगे। अब उस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए हमारे पास एक है एचटीएमएल के अंदर आईएमजी के नाम से आईएमजी आईएमजी वाला टैग है।
अगर आप आकर इसको एंटर करते हो, तो आप पूरा आपको टैग जनरेट करके दे देगा। एक आपका ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है सोर्स कि आपकी जो इमेज है वो आ कहाँ से रही है। डायरेक्ट आ रही हो आपकी गूगल से, आपने उसका यूआरएल उठाया हो या मे बी आपकी आपको पीसी से आ रही हो तो या फिर जो पहले ये देते हैं फिर अगला ऑटो में बात काम करते हैं गूगल के ऊपर चलते हैं और वहाँ से कोई हाई क्वालिटी जो है ना इमेज इमेज उठा लेते हैं। आप लोग पिक्साबे के ऊपर जा सकते हो pixabay.com यहाँ से आप इमेजेस पिक्साबे के ऊपर आते हैं यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मेरा कोडिंग ठीक है। ये हमारे पास जो है ना कुछ कोडिंग की इमेजेस तो आ गई हैं। नहीं, नहीं अच्छी चीज़ है। सुनने तो कॉल बाहर जाके सुन लो और एंड हो गई है। चलो ऐसा तो क्या कि ये हमारे पास जो है ना सारी यहाँ पे आके लेट्स सपोज मैं इस इमेज को उठा लेता हूँ, मैं इसको आकर राइट क्लिक करके करूँगा कॉपी इमेज एड्रेस और हम लोग यहाँ पे आके एसआरसी में जो है ना इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। सही है? आपकी इमेज लग गई यहाँ पर आकर लग जानी चाहिए। ब्राउज़र में चलते हुए इसको टेस्ट करते हैं। इमेज लग गई है, उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि हाई क्वालिटी इमेज है, पिक्सेलेट भी नहीं हो रही है आपकी इमेज, उसका साइज़ जो है वो साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग जो है इसका साइज़ ज़रा कम कर सकते हो। बट अब मुद्दा ये आ गया कि साइज़ वाला जो काम है, जो आपने उसका साइज़ एडजस्ट करना हो, ये सीएसएस का पार्ट है। ये आपका एचटीएमएल के थ्रू करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। या जाके आप एक काम कर सकते हो, आगे अब तो कैसे जैसे हमने जो है अपनी सीएसएस स्टार्ट ही नहीं की है, तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर आओ, अपने आईएमजी के टैग के अंदर और यहाँ पे आकर आप क्या काम कर सकते हो, आप अपना एक एट्रिब्यूट ऐड कर सकते हो, विड्थ के नाम से। उसी टैग के अंदर आपका विड्थ का एट्रिब्यूट आ जाएगा और यहाँ पे आप आकर आप इसको कोई विड्थ दे देते हो। मेबी आप इसको आकर कर सकते हो 300 सेव और ब्राउज़र, तो ये आपको मिलेगी कुछ इस तरह से आकर, सही है? और ये 300 है कितना भला? ये बेसिकली बात हो रही है आपकी 300 पिक्सेल्स की। ये आपका पिक्सेल होता है और 1 पिक्सेल आपका जो होता है ना, अगेन ये आपसे ऐसे कोई इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 1 पिक्सेल इज़ इक्वल टू 1/96 ऑफ इंच। मतलब आपका जो 1 इंच होता है, उसका भी 96 हिस्सा जो है ना, वो आपका 1 पिक्सेल बनता है। सही है? तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया कि मैंने उसको जो है 300 पिक्सेल्स दिए हैं यहाँ पे आके। आप यहाँ पे आके इसको अपनी मर्ज़ी का जो है 200 पिक्सल दो, जो आपकी मर्ज़ी आप उसको यहाँ पे आके वो दे सकते हो। बटन जो है नीचे से मेरा वो बुरा लग रहा है, इसके साथ आ रहा है तो मैं इसको हटा रहा हूँ बस। इस तरह से इमेज आ गई हमारे पास, इसको अगर मैं 250 कर दूँ तो मेबी कुछ और बेहतर लगे मुझे कंट्रोल ज़ी, कुछ इस तरह से आके मेरे पास ये इमेज आ गई है। अब मुद्दा क्या है, एक और चीज़ नोटिस करो, मैंने जो है ना बस इसकी विड्थ एडजस्ट की, उसकी हाइट जो पूरी एडजस्ट हुई है यहाँ पर। मैंने इसकी विड्थ एडजस्ट किया ना यहाँ पर। अब ये क्यों सिनेरियो बनता है? अगर आखिर मैं इसको हाइट देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको आकर हाइट दे देता हूँ कुछ 250 तक की, सेव ब्राउज़र, अब आप देखोगे कि अब एक तो ये पूरे स्केल फॉर्मेट में आया नहीं है और ये थोड़ा-सा पिक्सेलेट भी हो गया पूरी, पिक्सेलेट हो रही है यहाँ पर आकर। बेसिकली इसका आपके कोडिंग के साथ इतना लिंक नहीं है, लेकिन हाँ, इसका आपके डिज़ाइनिंग के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा है, आपकी जो इमेज होती है उसकी डायमेंशंस होती हैं। कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप अपनी विड्थ और हाइट किसी भी इमेज की सेम हमेशा एक विड्थ उसको देते हो और उसकी जो हाइट है वो फिर एडजस्ट होती है वहाँ पर आकर। अगर आपने आकर उसको हाइट दी है, फिर उसकी जो विड्थ है वो ऑटो एडजस्ट अगर आपने सेम रखी तो आपने उसको हार्ड कोडेड कर दिया कि यार इतनी होनी चाहिए वहाँ पर आकर। तो ये रिकमेंडेड है कि आप या फिर तो दूसरी चीज़ क्या होगी वो खुद ही ऑटोमैटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको 250 तक की दी है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ आ गई है। लेट्स सपोज़ आकर मैं अपना एक और आईएमजी का टैग ऐड करता हूँ, आकर अपना जो है कुछ और इमेज ऐड देख लेते हैं। मेबी अब आकर हम लोग जो है अपनी इमेज लगाते हैं कुछ ये जी सर। ये ओके, ये लगा देते हैं कॉपी इमेज इमेज एड्रेस क्या हो गया इसमें क्या बात है? सेव ब्राउज़र अच्छा अब कुछ हमारे पास ये आ गई है, अगेन उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका भी हमें जो है ना साइज़ एडजस्ट करना पड़ेगा। विड्थ के ऊपर चलते हैं, मैं इसको भी 250 तक करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आके ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि मुद्दा कुछ है हमारे पास यहाँ पर आकर, हमारे पास जब एक इमेज आ गई है, साइज़ है ना
दोनों की हाइट जो है ना किसी की हाइट ऑब्वियस से ज़्यादा होगी, किसी की डायमेंशंस ज़्यादा हो सकती हैं, किसी की डायमेंशंस तो हमें जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को हाइट देता हूँ हाइट, लेकिन इसको अगर आके मैं दूँ 200 मतलब फिक्स ज़्यादा है, 200 में भी काफ़ी कुछ फिर एडजस्ट हो जाए और इसको मैं सेम रखूँगा 200 का है। तो ये बनेगा कुछ इस फॉर्मेट में। ये कुछ मेरे पिक्सेलेट अब नहीं हो रही है। उसको जो है हाइट कम दी विड्थ उसकी की हुई है। अब ये आपकी बिल्कुल जो है ना हाइट बिल्कुल सेम आ रही है आपके सामने। सही है? आपको जिस तरह से आपकी और भी हमारे पास एक चीज़ आ रही है ऑड एट्रिब्यूट ऑड ऑड क्या होता है? ऑड हमारे पास ये होता है बाय एनी चांस अगर आपके यूज़र को वाला मैसेज शो करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको सही ना दिख रही है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना मेरा कोडिंग और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा कोडिंग 2 फॉर एग्जाम्पल। ये लिख के हमने यहाँ पे आकर सेव करो। आप देखोगे आप लोग यहाँ पे कोडिंग और कोडिंग 2 नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये आपको कब मिलेगा? बाय एनी चांस आपकी इमेज का कुछ मे बी पाथ गलत हो जाए। यहाँ पे इसको कुछ ये कर देता हूँ। इसका पाथ गलत हो गया ना यहाँ पर आकर मैंने उसका एड्रेस चेंज कर दिया। पहले आपका ये पिछला में था, जो है ये अपना कुछ रैंडम नंबर है। सेव अब जो है इसका पूरा यूआरएल जब गलत हो गया अब आपको दिखेगी कोडिंग। तो ऑल्ट का मतलब कुछ अल्टरनेट होता है कि कुछ भी मसला उसका इंटरनेट स्लो हो, ये भी जो तो आप हमारा ये मैसेज देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस चीज़ की इमेज लगाई है। अभी जो इमेज लगाई है दे देते हो मोस्टली यूज़र को समझ आ जाएगा। अगर ये दोबारा ठीक हो गया आपके सामने इमेज आ गई, आपका सारा वर्क कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक काम करते हैं, क्या हम लोग जो है ना अपने पीसी में से इमेजेस उठा सकते हैं। तो कभी जो है ना अभी मैंने गूगल से उठाई है इमेजेस। कुछ इमेजेस को अपना डाउनलोड कर लेते हैं, 1-2 इमेजेस को। मे बी आकर हम लोग कुछ इसको ले लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी सेव इमेजेस करूँगा यहाँ पर आकर मैं। और हम लोग आके इसको सेव करेंगे कोड्स के अंदर। हमारे फ़ोल्डर का नाम क्या था? Disassembly 107 ओके, तो इसका जो नाम है ना मेरी इमेज का मैं इसका नाम रख देता हूँ, मे बी कोडिंग ही रखते हैं इसका नाम और एंटर कर देते हैं। तो आप लोग देखोगे कि अब आपके उसी फ़ोल्डर में जो है ना ये कोडिंग.जेपीजी आ गई है यहाँ, कोडिंग.जेपीजी कुछ ये, सही है? अब आप लोग क्या काम कर सकते हो, अब आप लोग यहाँ पे आके अपना एक आईएमजी का टैग यहाँ और ऐड करो और यहाँ पे आकर अब आपको क्या काम करना है, अब आपको इस टाइप की काम पड़ी है, अभी तो सेम फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं दोनों, मैं डायरेक्ट उसका जो नाम है कोडिंग.जेपीजी पूरा आपको नाम लिखना होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग किसी भी इमेज को तो जो भी आप डाउनलोड करोगे, उसको आपने प्लेस करना है, उसको आपके बेस कोड में ओपन है। मेरा डीसीएसआईटी वाला था, मैंने उसमें इसको पहले इसका डाउनलोड किया था। तो अब यहाँ पे आके अगर आप इसको सेव करके देखते हो तो अगेन आपके पास इमेज आएगी लेकिन उसका साइज़ है बहुत ज़्यादा होगा। अगर इमेज यहाँ पे आके आप अगेन इसको आके देख सकते हो कोडिंग और विड्थ मे बी 250 थी और हाइट 200 में रखी थी, बेस्ट है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास images आ रही हैं। अब अगेन यहाँ पे अगर आपने अपना ये कुछ ऐसे कर दिया, आपका नाम गलत हो गया इमेज अब आपको क्या दिखेगा? अब आपको और दिखेगा आपका जो मैसेज आ रहा है, क्लियर है? चलो बेस्ट है, यहाँ पे आके मैं इसको कोडिंग कर देता हूँ, लेकिन ये जो है थोड़ी-सी आपका जो है ना ये चीज़ नहीं चाहोगे बस फाइल्स बनी हुई हैं और सारी की सारी फाइल जो है ना उसको स्ट्रक्चराइज़ करना चाह रहे हो। एक फ़ोल्डर होगा जिसमें आपकी सारी इमेजेस होंगी, एक फ़ोल्डर होगा जिसमें आपकी सारी सीएसएस होगी, एक फ़ोल्डर के अंदर आपकी सारी जेएस आने वाली है। ऐसे ही प्रॉपर स्ट्रक्चराइज़ दो चीज़ों को यहाँ पे डायरेक्ट मैंने अपनी इमेज ऐड कर दी हुई है। हम लोग एक ये काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आके अपना जो है ना एक फ़ोल्डर तैयार करते हैं और मैंने कल आपको फ़ोल्डर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं?
डायरेक्टरी। कल मैंने डायरेक्टरी को देखा था। क्या भाई अगर आप लोग अपना डायरेक्टरी का ये फ़ोल्डर बनाओगे सारा और इसमें अगर अगर आके मैं लिखता हूँ मेरा इमेजेस और इस इमेजेस के अंदर मैं रैप कर दूँगा मेरी इस कोडिंग.जेपीजी को ड्रैग करो और ड्रॉप करके आप उसको इसके अंदर मूव करेंगे, इसके अंदर चली गई। सही है? तो जब ये उसके अंदर आ गई है, ये आपको देखो कोडिंग.जेपीजी उसके अंदर आपको मिल रही है, अब आपकी इमेज भाई साहब नहीं लगेगी। अब अगर आप दोबारा आपको मिलेगा कोडिंग 3 क्योंकि पहले 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 ये सिनेरियो था कि पहले आपकी साथ ही फ़ोल्डर उसके अंदर आपको क्या काम करना पड़ेगा, अब आपको उसी हिसाब से इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। आप पहले अपने फ़ोल्डर का नाम दोगे जिसमें आपकी इमेज पड़ी है, फिर आप अपनी फ़ाइल का नाम दोगे जहाँ पे आपकी इमेज है। मेरे फ़ोल्डर का नाम क्या है? इमेजेस फिर स्लैश करके आगे मेरी फ़ाइल का नाम क्या है? .git.jpg सिंपल और ये जो है ये आपको खुद अगर आप ठीक पाथ लिख रहे हो तो आपको खुद सजेस्ट भी करता है आपका वीएस कोड। अगर इमेजेस करोगे ये देखो सजेस्ट कर रहा है। एंटर करो, आगे आपको खुद ही सजेस्ट भी कर रहा है। कोडिंग.jpg सही है? तो एचटीएमएल इतनी मुश्किल चीज़ है ही नहीं, आपको काफ़ी चीज़ें खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि आपने काम क्या-क्या करना है। सेव करेंगे ब्राउज़र में एक बार आपकी दोबारा इमेज जो है वहीं पर लग चुकी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक आकर? ठीक है, यहाँ तक मैं इसको रोकूँगा बस, होल्ड करेंगे। मैं जो है ना मेबी अपनी कुछ और इमेजेस लगा सकता हूँ। एक चीज़ आपको बस और बताना चाहूँगा मैं, अगर आकर मैं एक और अपना फ़ोल्डर बनाऊँ फाइल्स के नाम से या फिर एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपना एचटीएमएल के नाम से और उसमें हम लोग रैप कर देते हैं अपना इस index.html की फ़ाइल को, सही है? और अब वैसे मेरा जो वेब पेज है वो मुझे एरर दे देगा कि यार अब आपकी जो index.html की फ़ाइल है वो रन ही नहीं कर रही है, आपको इसको दोबारा लाइव करना पड़ेगा। नीचे अब आपका एक सर्वर एक चल रहा है, अब आकर पहले उसको डिस्पोज़ करोगे, उसी के ऊपर आकर आप इसको क्लिक करो और दोबारा गो लाइव के ऊपर आकर उसको दोबारा क्लिक करके लाइव करो, इसी फ़ाइल को। तो अब आप देखोगे आप क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले आपकी फ़ाइल पड़ी थी बाहर, उसके साथ फ़ोल्डर पड़ा था और उस फ़ोल्डर के अंदर आपकी फ़ोल्डर के बाहर निकलना और उसके बाद एक फ़ोल्डर के अंदर जाना है, वहाँ से अपनी इमेज को गेट करना, बात है। ये कोडिंग में बेसिकली आपको ये सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, यहाँ पर आप सिनेरियो बनाते हो, हम लोग यहाँ पे किसको एक टर्म देते हैं, आप एक लेवल तो आप किस तरह से आते हो, आप आते हो डॉट और स्लैश अभी देखो, मेरी ये जो फ़ाइल है index.html ये कहाँ कहाँ किस फ़ोल्डर में पड़ी हुई है? इसको यहाँ से निकल के इस इमेजेस के अंदर जाना है, ऐसे ही है और इमेजेस के अंदर उसको जाना है कोडिंग.jpg के पास। तो आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पे इसको सोर्स में आकर दोगे, आप बोलोगे डॉट और स्लैश करो, आप एक फ़ोल्डर बाहर आ गए एंटर फिर सेव ब्राउज़र फ़ोल्डर बाहर आते हो और बाकी कोई इश्यू अब इसको रैप अप कंट्रोल एस करके सेव हो गया। अब इसको जितना मर्ज़ी बंद करो ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। ये आपकी भी सेव है ये। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आपको वही चीज़ वहाँ पे आके मिल भी जाएगी। नहीं, आप एक ही टैग को जितना मर्ज़ी यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है। ऐसी कोई लिमिट अच्छा जी अब